नमस्कार। यूनिवर्सिटी का मेन एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। हालांकि उसमें चेंजेस हो रहे हैं और थोड़ा आगे भी बढ़ गया है एग्ज़ाम। लेकिन आप सभी लोग बहुत परेशान हैं। कुछ बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं जिनके पास, कॉलेज के बच्चों के पास मेरा नंबर है, और जिनके पास नंबर नहीं है वो यूट्यूब पे भी मैसेज कर रहे हैं कि आखिर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितने पेजेस लिखने हैं, डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में क्या करना है हमको। तो बेटा कोई जादू की छड़ी मेरे पास है नहीं। और जैसे यूट्यूबर्स बताते हैं, कुछ के पास बड़ी घुट्टी होती है, वो घुट्टी पिला देते हैं और बेटा जाओ परफॉर्म कर आओ, बहुत अच्छा कर आओगे आप। तो वैसा कोई जादू मेरे पास नहीं है। मेरे पास कुछ सालों का, जिसमें 20 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, मैं उससे आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम एवेल्यूएशन करते हैं, आप लोगों के आंसर शीट्स भी चेक करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हम कैसे आंसर शीट चेक करते हैं और आपको किस तरीके से मार्क्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं वो है कि हमें कितने पेज का आंसर लिखना है। बीए वाले बच्चे भी यही सवाल कर रहे हैं, एमए वाले बच्चों का भी सबसे ज़्यादा यही सवाल हो रहा है मुझसे। आज भी कॉलेज गई थी तो कुछ बच्चे आए थे, यही पूछ रहे थे कि मैम कितने पेज का आंसर लिखना है। हालांकि मैं क्लास में कई बार आपको बता चुकी हूँ ये बात। तो मैंने ग्रेजुएशन वाले बच्चों को कहा हुआ है कि जो आपकी आंसर शीट है यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी लेंथी होती है, तो उसका 4 पेजेस आपके लिए सफिशिएंट होते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए 6 पेजेस सफिशिएंट हैं। अगर आप क्योंकि टाइम आपका 2 घंटे का है, 10 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले जब हम पढ़ते थे तो 10 में से 5 करने होते थे और टाइम 3 घंटे का होता था। अब जो है टाइम 2 घंटे का है और क्वेश्चन 10 हैं। चॉइस है आपके पास, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि एक आंसर लिखने के लिए आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं। वो भी पूरे नहीं मिलते क्योंकि बीच में आपको अटेंडेंस शीट पर साइन करने होते हैं, और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम की। तो लगभग 25 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे, उनकी स्पीड अभी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना आंसर 4 पेज तक कवर कर लें। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमको क्या पूरी आंसर शीट भरनी है जितनी हमको मिलती है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, किसी के भी बहकावे में आप मत आइए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको पूरी आंसर शीट भरनी है, उसमें काफ़ी लेंथी है तो बिल्कुल नहीं भरनी है आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। तो अगर आप 4 पेजेस का मतलब, ये एक पेज है, इसकी दूसरी साइड दूसरा पेज है ना। अब जैसे ये एक पेज हुआ, इसकी दूसरी साइड ये दूसरा पेज हुआ। ये नहीं कि दोनों मिला के एक पेज हुआ, नहीं, ये एक पेज है। तो ऐसे आपको 4 पेज भरने हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 6 पेजेस सफिशिएंट हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और अच्छा आप इलेबोरेट कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा मैटर भी है लिखने को और आपकी स्पीड भी अच्छी है लिखने में, तो आप ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन 6 पेजेस का आंसर सफिशिएंट है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, और 4 पेजेस सफिशिएंट है ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो अच्छा, पेजेस का आपका मामला ये सॉल्व हुआ। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रैक्टिस कर लीजिए टाइमर लगा के घर पे एग्ज़ाम से पहले, कि आप 25 मिनट्स में अपना आंसर कंप्लीट कर लें। इस तरीके से मैनेज करें कि कभी कभी जब हम आंसर शीट चेक करते हैं तो देखते हैं कि आपका जो पहला आंसर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है और जो लास्ट वाला होता है वो आधा अधूरा रह जाता है। तो ये ना हो एग्ज़ाम में। आप एक बैलेंस रखें और सारे आंसर्स लगभग बराबर हों। जो लास्ट वाला आंसर है उसके लिए भी आप टाइम बचा कर रखिए। तो कोशिश ये कीजिए कि आधा घंटे में एक आंसर आपका कंप्लीट हो जाए और चारों आंसर्स के लिए आपको इक्वल टाइम मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आप लोग पूछ रहे हैं वो है कि क्या हमको हेडिंग्स डालनी हैं, पॉइंट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं, कैसा आंसर लिखना है। डिस्क्रिप्टिव आंसर है, लॉन्ग आंसर है, तो उसमें हम पॉइंट्स डालें, हेडिंग्स डालें या नहीं डालें। तो देखिए बेटा, एग्ज़ामिनर को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपने हेडिंग्स डाले हैं या नहीं डाले हैं।
लेकिन एक तो आपको सुविधा रहती है, जब आपके पास पॉइंट्स होते हैं आपको याद रखने में सुविधा रहती है कि भाई ये पॉइंट्स हैं हमारे और इन पर हमको लिखना है। आपने लिखा। दूसरा, जब आप लिखते हैं पॉइंट्स डाल के, हेडिंग डाल के, तो एग्जामिनर को भी दिख जाता है कि हाँ चलो ये जैसे आपने पहला हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन, दूसरा डाला थॉट कंटेंट, तीसरा डाला कि लैंग्वेज का डाला, या फिर चौथा लिटरेरी ब्यूटीज़ का डाला। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स आपने डालें तो एग्जामिनर को दिख गया कि हाँ आपने पूरा टॉपिक कवर किया है अच्छे से। तो हेडिंग्स मेरे हिसाब से डालना आपके लिए सूटेबल रहता है, आपको अपना आंसर प्रिपेयर करने में, लर्न करने में भी आसानी होती है अगर आपने हेडिंग्स डाल के अपना आंसर तैयार किया है। फिर एक और क्वेश्चन जो आप पूछते हैं कि हमको पेन कैसा यूज़ करना है, और अक्सर कई बार मैं एग्ज़ाम में देखती हूँ कि आप कलर्ड पेन यूज़ कर लेते हैं, कोई ग्रीन पेन ही यूज़ कर रहा है, कोई बच्चा कुछ तो इतने महान होते हैं कि वो रेड पेन यूज़ कर देते हैं, जबकि उनको मालूम है कि जो रेड पेन है वो टीचर का होता है, ग्रीन पेन है वो ऑफिसर्स का होता है, स्टूडेंट्स के लिए ब्लू और ब्लैक पेन होते हैं। तो आप जो अपना हेडिंग्स है वो ब्लैक पेन से डालें, अगर चेंज कर सकते हैं, इतना आप मैनेज कर पाते हैं, हेडिंग्स ब्लैक पेन से डालें, कोटेशंस ब्लैक पेन से डालें, और बाकी आंसर अपना ब्लू पेन से लिखें। और अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार पेन चेंज करने में भी दिक्कत रहती है, वैसे तो आप ये आदत बना लें, लेकिन अगर पेन चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हेडिंग को ब्लू पेन से ही उसको अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें उसको, और कोटेशन जो डाला है उसको भी अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें, जिससे वो दिखे। अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो वो आराम से दिख जाता है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक पेन यूज़ कर लें हेडिंग्स के लिए और कोटेशंस के लिए। कोटेशन ज़रूर, जैसे कोई पोइम है तो उसकी 1-2 लाइन कोटेशन में लिखिए आपने आंसर में, कोई ऐसे है तो वहाँ से भी कोटेशंस कोशिश कीजिए कि आपके हर आंसर में 1-2 कोटेशन ज़रूर हो, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर। तो ये आपका सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर एक और सवाल आपका, हाउ मैनी क्वेश्चंस, टॉपिक्स और ऑथर्स टू प्रिपेयर, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है और आप अक्सर पूछते हैं कि मैम इम्पॉर्टेंट बता दीजिए, कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, हमें कौन से क्वेश्चंस तैयार करें, कौन से टॉपिक्स तैयार करें या कौन से ऑथर्स तैयार करें। तो हमारे यहाँ जैसे कि MA में 10 ऑथर्स हैं एक पेपर में, और क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं तो जाहिर सी बात है कि हर ऑथर में से एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा। ग्रेजुएशन लेवल पर भी हर यूनिट से, हर टॉपिक से, हर ऑथर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा डिस्क्रिप्टिव में। तो अपनी स्ट्रेटजी इस वक्त आप ये रख सकते हैं, जैसे पूरे साल तो आपने सारे टॉपिक्स पढ़े ही हैं, MA वालों ने सारे 10 ऑथर्स पढ़े ही हैं पूरे साल, लेकिन इस वक्त आप अपनी स्ट्रेटजी ये रखिए कि 4 ऑथर्स आप थॉरोली तैयार करें, बजाय इम्पोर्टेंट पर जाने के कि इसका कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप 4 ऑथर्स को थॉरोली तैयार करें, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि हर ऑथर से, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है। तो अगर 4 ऑथर्स आपने कंप्लीटली तैयार किए हैं तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी फिलहाल एग्ज़ाम के टाइम आप ज़रूर रखिए कि अब आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले। 4 ऑथर्स को थॉरोली तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछते हैं, फिर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है हमको, मान लीजिए कि 4 क्वेश्चंस करवाए हैं 10 में से, हमको 3 का आंसर अच्छे से आता है, बाकी एक क्वेश्चन हमको नहीं आता, मतलब 3 हमको आते हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको नहीं आते। अब उसमें से एक तो हमें और अटेम्प्ट करना है क्योंकि 10 में से 4 करवाए गए हैं। तो उस एक क्वेश्चन का हम क्या करें, कैसे उसको सॉल्व करें अगर हमको नहीं आता है। यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कोई गाना लिखे आएंगे बीच में, या फिर वो किसी फिल्म की स्टोरी लिख के आएंगे, वो किसी भी तरीके से एक पेज भरने की कोशिश करते हैं और एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे ने पेज भरा है, चाहे उसमें बीच में फिल्म की स्टोरी लिखी है। ये आपके लिए बहुत बहुत डेंजरस होता है, ये कभी मत कीजिएगा एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं आता है, पूरे साल में आपने उस ऑथर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, है ना। जितना पढ़ा है आप उसी को बेस बना के
अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए कि आप उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखते चले जाएं, है ना। थोड़ा मैनिपुलेट कर लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, थोड़े आइडियाज़ उसमें इधर उधर से डाल दीजिए, लेकिन लिखिए टॉपिक से रिलेटेड, है ना। मान लीजिए कि किड्स पर है कोई आंसर, और जो आपने आंसर तैयार किया था वो तो आया नहीं इसमें क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन आया है उसमें आप मैनिपुलेट कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए कितना भी, लेकिन लिखना किड्स पर ही है ना। जो भी टॉपिक है लिखना उसी पर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आया, मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आया, आपने पढ़ा नहीं है, तो जितना भी जो भी नॉलेज आपके पास है उसको मैनिपुलेट कर लीजिए और लिखिए उसी ही टॉपिक के बारे में। फालतू की कहानी बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत नाराज़ हो जाता है और आपको ज़ीरो देता है फिर वो उसमें। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड आपने लिखा है, भले ही वो नहीं लिखा जो आपको लिखना चाहिए था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन आपको मार्क्स देता है एग्जामिनर। तो ये ख़ास ख्याल रखिए कि आपको हमेशा, चाहे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो उस टॉपिक से ही रिलेटेड लिखना है, बाकी फिल्म की स्टोरी नहीं लिखनी है। फिर हाँ, एक चीज़ और, मैं अक्सर जब कॉपी चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ किसी बच्चे ने लिखा है कॉपी के ऊपर जय माता दी, है ना, किसी के लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, किसी के अल्लाह, या जो कुछ भी है, मतलब कई बार कॉपियों में आप ऐसा लिखते हैं। ये बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, और खुदा न खास्ता जो एग्ज़ामिनर है वो, मान लीजिए आपने लिखा जय माता दी, वो मुस्लिम है, ज़रूरी नहीं कि उसे आपकी जय माता दी से प्यार हो, या फिर आपने अल्लाह लिखा और दूसरा हिंदू है, ज़रूरी नहीं कि उसको प्यार हो। भाई ज़्यादातर तो खैर जो टीचर्स हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर होते हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पात इन सब से ऊपर होते हैं, लेकिन बेटा फिर भी आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं करनी है। एग्जामिनर बिल्कुल ना पहचान पाए कि आप बाय रिलीजन कौन हैं, बाय कास्ट आप कौन हैं। नहीं, आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी पेज पर जय माता दी, ओम नमः शिवाय या ऐसा कुछ भी बिल्कुल मत लिखिए। तो ये आप ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि ये सब मैं देखती हूँ, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ पिछले 20 साल का। फिर एक और चीज़ जो ये मैंने पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं, नेवर राइट अ लेटर टू एग्जामिनर। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे एग्ज़ाम में लेटर लिख कर आते हैं एग्ज़ामिनर के लिए कि सर मुझे पास कर देना, सर मेरा कल एक्सीडेंट हो गया है, सर मेरे कल पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, या मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, मुझ पर दया कीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूँगा, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अरे कितने लेटर्स आप लिखते हैं, एग्ज़ामिनर बिल्कुल नहीं पिघलता आपके इन लेटर से, मेरा यकीन मानिए। एग्ज़ामिनर को सिर्फ आप पर गुस्सा आता है जब आप ऐसे लेटर्स लिखते हैं। आपको जितना आता है अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखिए। लेटर बिल्कुल एग्ज़ामिनर को नहीं लिखना है, वो नहीं पिघलेगा और आपको कोई मार्क्स नहीं देगा इस लेटर के आधार पर, बल्कि उसे गुस्सा आता है और वो आपके मार्क्स काट और लेगा। फिर एक और चीज़, नेवर ट्राई टू बेफूल द एग्ज़ामिनर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको फिल्म की स्टोरी नहीं लिखनी है, कोई गीत नहीं लिखना है, एग्ज़ामिनर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। एक और तरीके से आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं एग्ज़ामिनर को। देखिए ये जैसे ये पेज है तो यहाँ पर ये मार्जिन है ना, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर डालते हैं मार्जिन के अंदर और यहाँ पर आप आंसर लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस साइड भी, अब जैसे यहाँ ये पेज ख़त्म है तो यहाँ भी एक वो मार्जिन दे देते हैं, है ना, खूब इधर भी मार्जिन इधर भी मार्जिन, तो और फिर बीच में लिखेंगे और एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, इतनी दूर दूर शब्दों को लिखेंगे कि बस पेज भर जाए, क्योंकि पेज गिनना है एग्जामिनर को। नहीं बेटा, ऐसे पेज अगर आप भरेंगे तो भी एग्जामिनर को बहुत बुरा लगता है कि आपने कागज़ और वेस्ट किया है यूनिवर्सिटी का, बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप उसको। तो जो, और फिर एग्जामिनर को आप बेवकूफ़ समझेंगे तो एग्जामिनर को गुस्सा आएगा ना, वो तो अपने आप को, उसको मालूम है कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है और आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ मार्जिन नहीं देना है, शब्द बहुत दूर दूर नहीं लिखने हैं। जैसा आप देख रहे हैं मेरे शब्दों के बीच में जितना स्पेस है इससे ज़्यादा स्पेस नहीं देना है ना। देखिए क्लियरली दिख रहे हैं मेरे शब्द, आपको अलग अलग दिख रहे हैं।
तो इससे ज़्यादा स्पेस आप नहीं देंगे शब्दों के बीच में। ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और 2 पॉइंट जो लास्ट के हैं, मैंने 10 पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो एक तो आप कंप्लीट रेस्ट ज़रूर लीजिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोए हैं, अच्छी नींद आपने ली है, तो आपका जो दिमाग है वो पॉजिटिव रहेगा, कूल रहेगा, और अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, आंसर लिख पाएंगे। अगर कूल माइंड है, आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपके मान लीजिए आपने रेस्ट नहीं लिया, आपके सिर में दर्द है, तो जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे, उसको भी आप ढंग से नहीं लिख पाएंगे। तो ये नहीं है कि रात को 1 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह एग्ज़ाम देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आराम से 10 बजे सो जाइए, जितना हो गया पढ़ाई ठीक है। 10 बजे सो के आप 5 बजे 6 बजे जितने भी आप जगना चाहें, कंप्लीट रेस्ट ज़रूर लीजिए, जिससे आपका माइंड कूल रहे। तो ये पर्सनल आपके लिए सलाह थी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सलाह है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाएं। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, लेट पीपल कॉल यू सुपरस्टिशियस। तो कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे, वही देखो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब इनको भगवान याद आ रहा है। तो ऐसी लोगों को कहने दीजिए, कहेंगे देखो कितना अंधविश्वासी है, तब अब भगवान को याद कर रहा है, पूरे साल तो किया नहीं। तो लोगों को कहने दीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद अगर आपके साथ होता है तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अल्लाह का आशीर्वाद लेकर जाइए, भगवान का आशीर्वाद लेके जाइए, वाहेगुरु का आशीर्वाद लेकर जाइए, या फिर जीसस क्राइस्ट का आशीर्वाद लेकर जाइए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाइए एग्ज़ाम से पहले। और माँ बाप का तो ले ही लीजिए, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ में मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है ही। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये आपके काम आएगा, आपको कुछ मदद मिलेगी। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।